एक रैंक आपका निकलता है मैनेजमेंट के कैटेगरी में। मैनेजमेंट मतलब कहने का मतलब MBA BBA का जो कोर्स होता है उस कैटेगरी में। तो सीधा सा आप गेस वर्क भी कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है कि जो उसमें सबसे टॉप IIM होगा जिसके लिए लोग इतना कम्पीट करते हैं, जैसे हम लोग इस DM के लिए करते हैं ना, वैसे ही जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं वो टॉप यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसमें रैंकिंग में भी कौन होगा? अहमदाबाद ही होगा। तो मैनेजमेंट के फील्ड में आपका IIM अहमदाबाद उसमें टॉप पे है। IIT मद्रास आपका इंजीनियरिंग के फील्ड में है और ओवरऑल भी IIT मद्रास ही आपका रैंक 1 पे है। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च के फील्ड में, रिसर्च भी यूनिवर्सिटीज़ कराती है, पटना यूनिवर्सिटीज़ भी रिसर्च कराती है। तो रिसर्च के फील्ड में भी ध्यान रखिएगा कि ISC बैंगलोर, ठीक है, ISC बैंगलोर, ठीक है। ये 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही ध्यान में रख के याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से नहीं हुआ था, ये आप बनाइएगा भी, और साथ ही साथ क्या करिएगा, छोटा छोटा पॉइंटर नोट्स करके अपना नोट्स में खुद से लिखते जाएंगे, क्योंकि PDF बहुत बड़ा है, छोटा मोटा PDF नहीं है, तो फिर वही हाल हो जाएगा कि PDF में छूट जाएगा। PDF रेफर करेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब, नहीं तो कोशिश कर लीजिए कि आप बताए थे ना कल ही कि अपने नोट्स में ही सारी बातें लिख लीजिएगा। 2 फायदा होगा कि आपका नोट्स भी कंप्लीट होगा और एक बार लिखे रहेंगे ना तो याद आता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को एक बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाता है। क्वेश्चन आपका F-16 फाइटर जेट जो न्यू एयर डिफेंस सिस्टम है, रिसेंटली क्योंकि यूक्रेन वॉर में है तो यूक्रेन को सीधा सा गेस वर्क भी है कि यूक्रेन को अगर कोई मिलिट्री सप्लाई दे रहा है, रशिया तो देगा नहीं, अपने ही अगेंस्ट लड़ने के लिए क्यों देगा, इसराइल भी देता नहीं है, US का एली है, US ही इन सब में आगे रहता है। तो ये सब गेस वर्क है और बेसिकली ये सब नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। F-16 एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्या हो गया, हाँ F-16 पाकिस्तान को मिला था, ठीक है। फिर हमने उसके अगेंस्ट रशिया से उसी का मिग, उसी का है कॉम्पिटिटर, वो परचेज किया था, ठीक है। विच कंट्री टॉप इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? टूरिज्म ये और डेवलपमेंट, UAE। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स नया इंडेक्स है, बाइनियली निकलता है, यानी कि हर 2 साल पे ये इंडेक्स आता है, साल भर का है नहीं, इसलिए 2 साल बाद आया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। इंडेक्स पुराना है, यानी कि मई के महीना में ही इंडेक्स आ गया था आपको, लेकिन अगस्त में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अगस्त में आपका चल रहा था पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो टूरिज्म मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के रिकग्निशन को बताया था कि इंडिया का परफॉर्मेंस कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ और कितना अच्छा हुआ है, उसके बाद से ये रेफरेंस में आया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है टॉप, तो इसमें हम लोग 2-3 बातें जानेंगे कि इंडेक्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि जो हम लोग यहाँ लिखे वही पूछे, वहाँ आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है, इंडिया का रैंक इसमें कितना है, ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का रैंक कितना है, 39 है, 39 रैंक इसमें है। आगे कहाँ देखना है? तो जैसे कि इसका जो भी इसका डिटेल है इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप नोट डाउन करते जाएंगे, आप टॉपिक बना लेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और उसके अंदर छोटी छोटी बातें लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले टॉप का अपना लिख लेंगे कि टॉप इसमें USA है, ठीक है। UAE नहीं बता रहे थे ना कोई, UAE नहीं है, हाँ, ऐसे UAE टूरिज्म की फील्ड में बहुत आगे है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका होगा पॉइंटर कि 39th रैंक है इंडिया का इसमें, लास्ट 2021 में इसका आया था तो 51st रैंक है, नहीं कितना है, 54th रैंक 2021 में आया था, ठीक है। और उसके बाद 39 रैंक आया है। तो ये, और ये भी ध्यान रखेंगे कि 119 कंट्रीज का ये रैंकिंग है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज कितना है पूरे वर्ल्ड में? ज्योग्राफी 1 अप्रॉक्स 200 या 194 ऑफिशियली बोले, ऐसे करके 203 भी बोलते हैं, तो 200 के करीब में कंट्रीज है। तो उसमें 119 कंट्रीज की रैंकिंग होती है, बाद बाकी की नहीं होती है। कोई छोटे मोटे देश होते हैं या फिर कोई टेररिस्ट कंट्रीज होता है तो उनको नहीं काउंट करते, ठीक है। वहाँ क्या ही आप ट्रैवल करने जाइएगा। अब अफगानिस्तान में कोई घूमने थोड़े ना जाएगा, हाँ नहीं चाइना रहता है इस सब में, चाइना तो बहुत अच्छा, चाइना को उस नज़र से नहीं देखना है, अफगानिस्तान को देख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे खुद तालिबान का शासन है ना, तो वहाँ कोई घूमने नहीं जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसके द्वारा ये रिलीज होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हर साल आपके एग्जाम में इसके द्वारा रिलीज किए गए इंडेक्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2-3 इंडेक्स जो बहुत पॉपुलर है, हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जो अगर लग जा रहा है तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो रिलीज करता है, ठीक है। तो उसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पिछली बार ही आपसे पूछा था, और उसके द्वारा और भी इंडेक्स जिस मंथ में आया होगा, जैसे जून में इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाले गए हैं, वहाँ भी इसकी चर्चा करेंगे।
ये तो हो गया कि इंडेक्स में ये WEF रिलीज करता है, ठीक है। टॉप कंट्रीज का भी नाम है कि यूएस, जिसमें आपको केवल यूएस की ही जरूरत है। कभी कभी इसको ब्रॉड बनाने के लिए आपसे पूछ देता है डायमेंशंस कितने हैं, इसमें पिलर्स कितने हैं, ठीक है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये रैंकिंग होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 5 कौन कौन से डायमेंशन है, ये नहीं पूछता है। 5 डायमेंशन है, 17 पिलर्स है, उस बेसिस पे एनालाइज करके आपको रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है, स्टेटमेंट बेस्ड अगर सवाल लाएंगे तो इसी कुछ फैक्ट्स से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा कि एक बार आपसे सवाल पूछ दिया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, यही नॉर्मल सवाल हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो लगातार रिपोर्ट्स रिलीज करती है, बार बार करती है, वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है, या फिर क्या है वो। तो बेसिकली ये एक एनजीओ है, क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का काम क्या है, विदाउट प्रॉफिट मोटिव ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ये रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज करता है कि समाज में क्या एक्चुअली में चल रहा है, ठीक है। तो ये एनजीओ है, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, कंट्रीज इसको क्या करते होंगे, डोनेट करते होंगे, ठीक है। 2005-6 का ये बना हुआ है, 2007 में ये फर्स्ट टाइम अपना इंडेक्स रिलीज किया था, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। और एक चीज, एक बार आपसे इसी बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया, टीचर्स एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है, ठीक है। ध्यान में नहीं मुझे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सवाल कि ये आपसे सवाल पूछ लिया था, यानी डायमेंशन समझ रहे हैं ना, वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब सारा इंडेक्स एक बार चर्चा करेंगे तो वहां वो फैक्ट आपको लिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो टॉपिक हो गया, उसमें 2-3 पॉइंट्स जो आपको बोले थे वही लिखना था। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस भोपाल, ये इजी क्वेश्चन है, भोपाल में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। With which country India have partnered for the maritime heritage development at लोथल। लोथल आपका हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे मैरीटाइम हेरिटेज डेवलपमेंट की बात हो रही है वियतनाम के साथ, ठीक है। वियतनाम के साथ, उनके साथ हम लोग मिलके एक हेरिटेज म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे बनाएंगे, ये गुजरात में, क्योंकि लोथल कहाँ पे आपका, गुजरात में। तो गुजरात में बनाएंगे तो वो म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पटना म्यूजियम में ही है, प्रदर्शनी करते हैं। तो जो लोथल का है, जो हिस्ट्री है उसको दिखाएंगे, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में दिखाएंगे, इंडिया का मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में दिखाएंगे, और साथ ही साथ वियतनाम का जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको हम लोग शोकेस करेंगे। बेसिकली ये दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। कौन से समानता, अच्छा सांस्कृतिक समानता, कल्चरल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, जोर से बोलिए, कुछ भी पॉइंट बोलिएगा जोर से बोलिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। बताइए। यूनेस्को में नहीं, आप दूसरा बता रहे हैं, ये चीज़ हम लोग दूसरा डिस्कस, आप इंटेंजिबल और टेंजिबल हेरिटेज की बात करें, वो चीज़ अलग है। ये हम लोग दूसरा, ये म्यूजियम बनाने की बात करें, 2 देश मिलकर एक म्यूजियम बनाए हैं लोथल गुजरात में। वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे ये बना है, किस कंट्रीज के हेल्प से बना है, तो वियतनाम के हेल्प से बना है। और तीसरा पूछ सकता है कि चलो लोथल न्यूज़ में है, और लोथल आप अपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो लोथल के बारे में आप हिस्ट्री में क्या जानते हैं, डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड है, यानी शिप वगैरह वहीं मैन्युफैक्चर होते थे, और पोर्ट वगैरह वहीं पे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और कुछ लोथल के बारे में आपको हिस्ट्री में पता है क्या, हाँ, और क्या मतलब इसके बारे में, यहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, या आप इंडस वैली, हाँ मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि लोथल जो आपका साइट है, किसका सिक्का, मेसोपोटामिया का, और क्या बोल, हाँ ट्रेड, जब वहाँ पे पोर्ट है तो ट्रेड ही होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए कि एक तो डॉकयार्ड है आपका, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। और फायर अल्टार्स नाम सुने होंगे, फायर अल्टार्स वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे PDF में भी आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, डॉकयार्ड पूछता है, डबल बरियल यानी जो दफनाने का तरीका है, दफनाने का तरीका तो वो डबल बरियल यानी साथ में जलाते थे, ठीक है, दफन करते थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस यहाँ पे लोथल में आपको मिलता है, ठीक है। फिर रिस्क हस्ट भी है, फिर पेंटेड जार, टेराकोटा फिगरीन, क्योंकि शिप्स वगैरह की बात है तो टेराकोटा समझते हैं ना, टेराकोटा मटेरियल क्या होता है, मिट्टी बालू का जो मिक्स करके बनता है, उसी से घड़ा वगैरह जो समय बनाए जाते थे, वो सब शिप्स के डिज़ाइन वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वो मैरीटाइम जोन ही है। बताइए।
वियतनाम यहाँ पे है। हाँ वेस्ट। कनेक्शन क्या है, दोनों आप कनेक्शन अगर बैठाना चाहते हैं तो ये बैठा सकते हैं कि दोनों ओशन से जुड़ा हुआ है, ओशन से वो भी जुड़ा हुआ है, ओशन से ये भी जुड़ा हुआ है। मैरीटाइम में आपका वियतनाम भी बहुत आगे है, कर सकता है। जैसे कि अब वियतनाम के साथ हमको रिलेशन अच्छा करना है। एक बात और, वियतनाम से अभी हमारे यहाँ जो, क्यों हम लोग वियतनाम के साथ, आपका सवाल जायज़ है कि अचानक से वियतनाम के साथ ही कॉपरेशन, ये क्यों, ये पूछेगा नहीं लेकिन जानने की चीज़ है, तो ये जानिए क्यों। क्या है, हाँ एक्टिव पॉलिसी बेस्ट है बिल्कुल। चाइना का ये भी सही है कि चाइना का जो उन पे अभी बहुत इंटरेस्ट जगह है वियतनाम में। और इन सबसे ऊपर जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में जो बताया गया है कि जितने भी चाइनीज़ कंपनीज़ है वो अपना एफडीआई कहाँ लगाती है, वियतनाम में लगाती है। अब बहुत सारे कपड़े या फिर बहुत सारा चप्पल जूता जो आप पहनते होंगे, मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम लिखा रहता है या फिर लिखा रहता है प्रोसेस्ड इन वियतनाम, यानी एप्पल की भी बहुत सारी चीज़ें वियतनाम से बाईपास होके आती है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हिस्ट्री में आप लोग कहीं पढ़े हैं क्या, हम भी नहीं पढ़े हैं। वियतनाम में ऐसा कुछ पाया भी नहीं गया है, वो हम लोग बुद्धिज्म जैनिज्म जब आते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे पढ़ते हैं। आईबीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर कुछ मिला होता वियतनाम के साथ तो वो आपके हिस्ट्री बुक में होता और आपके सर जरूर पढ़ाए होते। वो कहीं भी नहीं है, ना कोई घटना चक्र की बुक में है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन न्यूज़ में क्यों हम वो बता रहे हैं कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआईज वगैरह जो है, अब वो आ रही है शिफ्ट होकर कहाँ पे, इंडिया की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। तो बहुत सारा कारण है, एक्टिव पॉलिसीज है, इंडियन ओशंस में डोमिनेंस है उसको कम करने का, आप जितने चाहे रीजन दे सकते हैं। खैर वो सब फैक्ट्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पूछे बस इतना जाएंगे कि लोथल का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे बना है और किसके सहयोग से बना है, ठीक है, यही आपके सवाल होंगे। हु बिकम इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग, अभी क्या है, क्या क्या, अच्छा काबिलान सायसुख नाम बता रहे हैं, हाँ ये यंगेस्ट, ये लेफ्टिनेंट है आर्मी के लेफ्टिनेंट रहे हैं, ये यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक में जो आपका ये चल रहा था पेरिस में, उसके ये यंगेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हैं, तो लेफ्टिनेंट अशोक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ रशिया, ये हम कल बताए भी थे आपको, हाँ ध्यान से देखिएगा, कंफर्म बताइए। हाँ तबर कंफर्म है ना, आईएनएस तबर ही है, ठीक है। आईएनएस तबर आपसे पूछता है कि अगर किसी के साथ हमारा एक्सरसाइज चल रहा है तो उसमें इंडियन नेवल की कौन सी शिप पार्टिसिपेट की है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये है कि आईएनएस तबर जो है उसमें पार्टिसिपेट, यहाँ देख भी रहेंगे इमेज में, एक इंडियन शिप है और एक रशियन शिप है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल, जैसे कि अचानक से शिप कोई एक्सरसाइज वगैरह का नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सरसाइज वगैरह रशिया से एज सच हम लोग नहीं करते हैं, कोई अभ्यास ऐसा बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अचानक से क्यों गया, क्योंकि रशिया का 328वां नेवल पैरेड चल रहा था, ठीक है। तो रशिया के साथ हमारा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है ना, उसी फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो चलो एक मिलके एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रेंडशिप और क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बस उसी के लिए, उसी परेड में शामिल होने के लिए हमने आईएनएस तबर को दिया था। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आईएनएस तबर के साथ उनके शिप्स का क्या नाम है, रशिया का जो शिप, जो अभी दो फोटो देखे ना, उसमें एक शिप आपका किसका है, रशिया का, और एक इंडिया का है। इंडिया का तो पता चल गया कि तबर है, दूसरा कौन है, तो ये नाम जो भी लिखा हुआ है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स कुछ इसके बारे में लिख भी लेंगे आप अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट चले, What percentage of FDI is allowed by Government of India in aircraft maintenance, repair and overhauling? 100%। FDI से सवाल एक बार आया था आपका कि इंश्योरेंस सेक्टर में 67 या 68 के बीपीएससी में आपका क्वेश्चन आया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI को 49% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 71%, यही सवाल था। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सवाल यहाँ पे दिया है कि फिर से किसी सेक्टर में अगर एफडीआई को बढ़ाया गया, एफडीआई का मतलब समझ रहे हैं ना, जो निवेश जो हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वो कितना कर सकते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में या फिर रिपेयरिंग में और मेंटेनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, किसमें, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग में, ठीक है। कि कोई कंपनी यहाँ आए, इसको रिपेयर कर सकती है, बना सकती है, उसका पार्ट वार्ट ठीक कर सकती है, उसमें 100% इसका परमिशन दिया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ
बिहार के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये सब में बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफेंस किसका सब्जेक्ट है, सेंट्रल का सब्जेक्ट है, डिफेंस यानी सुरक्षा सेंट्रल का सब्जेक्ट है, उसमें कोई स्टेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल 100 मीटर रेस बहुत चर्चा में रहा है पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में ही, क्योंकि नहीं, अमेरिका 20 साल बाद इसमें जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, जिस वजह से ये बहुत चर्चा में था। और एक और कारण है, ये इनका नाम है कि नो लाइल्स, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हैं अमेरिकन फ्लैग लेकर, वो है इनका नाम है नो लाइल्स। 100 मीटर और कितना सेकंड में इन्होंने किया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9.79 सेकंड में 100 मीटर रेस इन्होंने किया। तो ये आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद इन्होंने ये अचीवमेंट पाया है, ठीक है, जिस वजह से ये न्यूज में थे। अब है 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड। देखो एशियान, जब भी आपको करंट में एक दिन बताया था ना कि करंट में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के, अंतर्राष्ट्रीय जो भी समिट्स हो रहे हैं, कहीं सम्मेलन हो रहा है या फिर कहीं पे कोई समझौता हो रहा है, वो सवाल आपके पेपर में ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल यानी राष्ट्रीय मुद्दा होता है वो होते हैं, और उसमें भी जैसे कहीं पे आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम आईआर का क्लास पढ़ाए थे, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है आपके चैनल पे, तो उसमें हम आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में बिम्स्टेक पढ़ाए थे, एससीओ पढ़ाए थे, क्वाड पढ़ाए थे, ब्रिक्स पढ़ाए थे, और भी बहुत सारा पढ़ाए थे उसमें। तो ये सब की अगर मीटिंग्स वगैरह होती रहती है ना, जहाँ पे इंडिया उसका मेंबर है, और खासकर अगर इंडिया में उसकी मीटिंग हो, तो वो आपसे पूछता है कि कहाँ पे हो रहा। और एशियान के रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ हो तो वो हर एक एग्जाम में पूछता है कि एशियान को लेकर, एशियान का समिट कहाँ पे हुआ है, तो एशियान इंडिया ट्रेड गुड समिट, ये एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है, तो इसको लेकर। और ये ज़्यादातर मीटिंग ना इंडोनेशिया में ही होता है, ज़्यादातर मीटिंग। अगर नहीं समझ में आया, एशियान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर अगर आपको गेस करना हो तो 100% गेस करके आइए, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, वहीं पे ये मीटिंग्स जनरली होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेक्रेटरिएट भी है, वहाँ पे एशियान का क्या है, सेक्रेटरिएट भी है, यानी सचिवालय भी है, ठीक है। तो ये मीटिंग वहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत इन न्यू दिल्ली। क्या है स्पेशल लोक अदालत, अचानक से क्यों ऑर्गेनाइज हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उस एस्टैब्लिशमेंट का 75 ईयर्स पूरा हुआ था, ठीक है, 75 साल पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैसे भी हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेंडिंग है, ठीक है, तो चलो कुछ दिन, एक सप्ताह का लोक अदालत यानी सुनवाई करने के लिए स्पेशल सेशन कोर्ट लगा देते हैं, या फिर स्पेशल कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करके केस का निपटारा करते हैं, बस इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। द हिंदू में ये कवरेज आया हुआ है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि 26 जनवरी 1950 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है, किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। ये क्या है, एट 37 एंड ऑलरेडी अ टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच विंस फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जगह पे पढ़े होंगे, नोवाक जोकोविच, ठीक है, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, क्योंकि जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम या फिर ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से आते हैं आपके, 4 है ना, कौन कौन से, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, और कौन सा है, यूएस ओपन। तो सबसे पहले तो ये चारों के विजेता रहे हैं, ठीक है, बस एक ही कसर छूट गया था कि ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए थे, मतलब नहीं अभी मिला था, एक बार ब्रोंज जीते थे, तो वो भी कसर पूरी हो गई है, तो ओलंपिक का गोल्ड भी इन्होंने हासिल कर लिया है। और कंटिन्यूसली ये जो पर्सन है, नोवाक की जो बात हो रही है, कंटिन्यूसली ये लोग ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। ग्रैंड स्लैम्स उनको बोल रहे हैं कि जो चारों सीरीज जो जीत रहे हैं ना, यानी चारों ओपन्स की जो बात कर रहे हैं टेनिस का, ठीक है, चारों ओपन अगर कोई जीतते हैं तो उनको टाइटल दिया जाता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली इन्होंने 3 बार जीता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके कि अभी नोवाक जोकोविच जो है 37 के है, वो इन्होंने अभी गोल्ड जीता है पेरिस में, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पहला सवाल ये कि सर्बिया, किसे मैंने यहीं पे लिख दिया कि सर्बिया का नोवाक है, ठीक है। दूसरा कभी कभी पूछता है कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के है, पेरिस में गोल्ड मेडल जीते हैं, किनको हराकर ये उन्होंने उपाधि लिया है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ से, स्पेन से, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, स्पेन से, यहाँ पे लिखा भी हुआ कार्लोस अल्कराज, स्पेन, ठीक है। तो ये बेसिकली 2-3 सवाल ऐसे बनते हैं, और इन्होंने गोल्ड जीता है, जिस वजह से ये न्यूज़ में, और बताए थे ना आपको क्रिकेट और टेनिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आसमा कुमारी, ये तो देख ही पता चल रहा है, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया क्या बनी, मिस जापान क्या बनी है, मिस नेपाल बनी है, पड़ोसी देश है, तो कोई अगर जीता है कुछ तो जानना चाहिए, ठीक है। मिस नेपाल इन्होंने, मिस नेपाल का इन्होंने किताब जीता है, क्या नाम है, आसमा कुमारी, इसमें है कौन सी वो, फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग है, यानी फर्स्ट वाली ही होंगे। अच्छा बीच, अच्छा हाँ हाई करके जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये, लेकिन मिस नेपाल तीनों पे लिखा हुआ है। मिस नेपाल कोई नहीं, फोटो से मतलब नहीं है, आसमा कुमारी से मतलब है, ठीक है, उनका ही नाम आएगा, फोटो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये उनके बारे में है कि 28 एडिशन चला है नेपाल में, वहाँ पे इन्होंने जीता है इस चीज़ को, ठीक है। नागालैंड के बारे में भी न्यूज़ था कि नॉर्थ ईस्ट से भी न्यूज़ अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा है पूर्वी उत्तर से, तो वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्या प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ये भी वन लाइनर फैक्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है पीकॉक सेंचुरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, कौन है अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया है, सदन में ही अनाउंस किया था जब चल रहा था सेशन अगस्त में, कि ये दो नाम जो है अदिचुन नागिरी कर्नाटक में है, और दूसरा कौन सा नाम है, चुलानूर केरला में, दोनों को पीकॉक सेंचुरी, ठीक है, बनाया गया है। पहले से भी पीकॉक सेंचुरी में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये बना है। तो डायरेक्टली आपके पेपर में सवाल आता है कि ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, दोनों का नाम या फिर कहाँ कहाँ पे लोकेशन सिचुएटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कल हम लोग बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर, इन चारों को हम आपको बताए थे कि कहीं विजिट कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं सम्मेलन में जा रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। अभी इन्होंने अपना, अभी इनका फॉरेन टूर चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो 3 कंट्रीज है नीचे में, वहाँ पे ये विजिट करने गए थे, न्यूजीलैंड और कहाँ पे, फिजी और नहीं, पपुआ न्यूगिनी नहीं, उससे पहले अभी 3 कंट्रीज जो अभी जा रहे थे। नहीं, पीएम का नहीं पूछ रहे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पूछ रहे हैं कि अभी 3 कंट्रीज का उनका ये विजिट था। हाँ मिला है, फिजी का भी मिला है। तो फिजी एक हुआ, दूसरा कौन सा आपका, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, क्या बोल रहे, हाँ वहाँ से भी मिला है, पपुआ न्यू गिनी से भी मिला है, वो आगे बताएंगे। हम ये बता रहे हैं कि 3 कंट्रीज, मतलब एक सीक्वेंस में एक ट्रिप होता है कि कहाँ कहाँ इनको जाना है। तो पहले अगर फिजी गई, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड गए, फिर तिमोर कास्ट, ऐसे कुछ कोई तिमोर कास्ट ऐसे, वहाँ पे 3 कंट्रीज़ का इनका विजिट था। तो वहाँ पे अगर कुछ गई हैं तो सब कंट्रीज़ वगैरह उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वगैरह देते रहते। 2 कंट्रीज़ तो अभी दे दिया। एक तो यहाँ पे मिला इनको द ऑर्डर ऑफ द फिजी, क्योंकि फिजी गई थी, वहाँ के ये प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये ऑर्डर ऑफ द फिजी का अवार्ड दिया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये मिलते रहता है, ठीक है। अभी रिसेंट में रशिया से मिला था, किनको, प्रधानमंत्री को मिला था। उनका तो अवार्ड का लिस्ट बहुत बड़ा हो गया है, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर का इतना अवार्ड ज़्यादा मिल गया कि याद करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसमें भी अगर कुछ अवार्ड का अगर नाम हो तो आपके लिए परेशानी की बात हो जाएगी। नॉर्मल अगर ऑर्डर ऑफ द फिजी है तो समझ रहे हैं, फिजी है तो फिजी ही दिया होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आता है। ऑस्ट्रेलिया का डेकिन यूनिवर्सिटी है जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश में अपना एक ब्रांच ओपन किया है। वो कहाँ पे किया है, गुजरात में किया है, ठीक है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द बिम्स्टेक बिजनेस समिट, अभी बताया ना कोई इंटरनेशनल समिट हो रहा होगा, और ये फर्स्ट है, बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट हुआ है, ठीक है। और रिसेंट में बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चर्चा में भी था, क्यों, क्योंकि बिम्स्टेक ने अपना शायद चार्टर अभी रिकॉग्नाइज किया है। चार्टर का मतलब समझते हैं, एक तरह से प्रियम्बल समझते हैं ना, प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। तो उसी तरह प्रस्तावना में सारी बातें लिखी होती है ना, कि हमारा संविधान कैसा होगा, देश की दिशा और दशा कैसी होगी, वो सभी बातें डिसाइड होती है। वैसे ही अभी तक बिम्स्टेक का चार्टर नहीं था, यानी कि प्रियम्बल नहीं था। इन्होंने अभी रिसेंट में सभी कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं वो अडॉप्ट किए हैं। तो बिम्स्टेक हमारे पड़ोस के ही देश उसमें मेंबर है। इंडिया मेंबर है कि नहीं है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली जो आपका, अगर बात करें मैप की, अगर बात करते हैं तो इंडिया है, इंडिया वाले पोर्शन को यहाँ पे जितने भी कंट्रीज, उसको हम लोग बताए थे आईआर क्लास में, साउथ एशिया बोलते हैं, साउथ एशिया, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। तो इन दोनों को मिलाकर जो भी कंट्रीज है कुछ, वो लोग इसका क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट हुआ है और वो समिट इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। इस वजह से भी और इम्पॉर्टेंट है, एक तो कि पहली बार ये समिट हुआ है, और दूसरा कि ये समिट कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया में न्यू दिल्ली में ही होता है। अगर समिट इंडिया में कहीं भी जनरली होता है तो न्यू दिल्ली में होता है, क्योंकि न्यू दिल्ली से अच्छा प्लेस कोई है नहीं, सारी व्यवस्था हम लोग वहीं करके रखे हैं, ठीक है। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा आप जानिए कि बिम्स्टेक क्या है, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में हम लोग जानते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है।
कितने मेंबर कंट्रीज है ये आपको मैप में भी दिख रहा होगा कि 7 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें से 5 कंट्रीज जो है आपका कहाँ का है, साउथ एशिया का है। 5 आपका साउथ एशिया का, इंडिया के आसपास वाले ही है। गेस वर्क भी आप कर सकते हैं कौन कौन हो सकता है। इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, और कौन, बांग्लादेश भी है। 5 कंट्रीज, ठीक है। और कौन कौन है यहाँ पे, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशिया के बस, म्यांमार और थाईलैंड। देखा है, म्यांमार यहाँ पे भी है, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड ये दोनों इसका है। 1997 में बना था। ये मेंबर कंट्रीज का नाम है। थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिए। हो सके कि बिम्स्टेक एज ऑर्गेनाइजेशन बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा का कारण 2 आपको बताएं। इसका चार्टर यानी कि प्रियम्बल, इसके जितने भी मेंबर स्टेट है यानी ये 7 ने इस बार अडॉप्ट किया है, ठीक है। और दूसरा, इसका फर्स्ट बिजनेस समिट हुआ है भारत के न्यू दिल्ली में। तो 2 वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है। 2 चीज़ें तो याद हो गई, लेकिन साथ ही साथ इसका डिटेल भी याद करके जाइए कि बिम्स्टेक एज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब बना है, कौन कौन उसके मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ये सब बातें आपको जाननी है। ऑब्जेक्टिव जानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको उद्देश्य पता होगा कि अगर इस वाले एरिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और पता चल रहा है कि बीच में हमारा बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है, तो ऑब्जेक्टिव सीधा सा पता है कि इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए बना रहे होंगे, आपस में कॉपरेशन के लिए बना रहे होंगे, सभी एक ही रीजन के हैं, सभी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, तो सभी आपस में मिलकर कॉपरेट करना चाह रहे होंगे, सभी आपस में मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव न याद करने की जरूरत है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव आप खुद से वहाँ पे टिक करके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कंबाइंड जीडीपी का यहाँ पे चर्चा भी है। कंबाइंड जीडीपी आपका जो पूरा इन 7 देश का वो 2.7 ट्रिलियन है, ठीक है। ये चीज क्या है, हाँ ये हम लोग अभी 3+ की बात कर रहे हैं। ये कंबाइंड एवरेज ये बताते हैं, ओवरऑल मतलब वर्ल्ड का जो होता है उसका एवरेज निकाल के बताता है। ऐसे तो बात करेंगे तो इंडिया का ही 3 ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज की बात करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि कंबाइंड जीडीपी बिम्स्टेक का क्या होगा ऑप्शन में, जैसे कि आपसे पूछा था G20 का। G20 में 3 स्टेटमेंट जो आया था उसमें यही पूछा था कि कंबाइंड जीडीपी कितना है, पॉपुलेशन वहाँ की कितना है, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन भी कुछ था उसमें आपका, ठीक है। तो ये सब भी आपको पॉइंट्स एक बार ध्यान में रखना है कि दुनिया की 22% जनसंख्या जो है वो इसी 7 देश में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एक बार ये नज़र डालना है, लेकिन ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से ये डेटा पे नहीं जाता है। जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G20 बहुत साल से चर्चा में था, इंडिया में भी बहुत 1 साल तक उसकी मीटिंग्स चली, इस वजह से उसका आपसे पूछ लिया था, ठीक है। लेकिन इसको देखना है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन है, ये बना कब है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बना आपका 1997 में, 1997 में बना है। जब बना था उस समय 7 मेंबर कंट्रीज नहीं था, उस समय बीस्ट, हम IR के क्लास में ये सब आपको बताए थे, BIST बस नाम था। और बाद में जुड़ते गए, जैसे म्यांमार बाद में जुड़ा, ठीक है। फिर नेपाल और भूटान 2004 में जुड़ा। जब ये फाइनली ये दोनों ऐड हो गए तब जाके ये आपका बिम्स्टेक बना, ठीक है, 2004 में। तो 1997 से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और ये इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक जगह है, वहीं पे ये चार्टर साइन हुआ कि हम लोग बिम्स्टेक एज ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और सभी लोग मिलकर इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। ये इंडिया में न्यू दिल्ली में समिट हुआ था, ये सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, ये चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट GI टैग फिग जूस। फिग जूस यानी कि अंजीर, अंजीर को बोलते हैं फिग अंजीर को बोलते हैं। अंजीर, ये तो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे अंजीर, हाँ, कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, पोलैंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है, तो पूरा अंदर एक जगह है, ठीक है, हाईलैंड एरिया, वहीं का ये। और GI टैग के बारे में आपको पढ़ाए थे, आज भी बताते हैं GI टैग के बारे में कि GI टैग क्या है, कैसे मिलता है। तो ये तो न्यूज़ है कि यहाँ के GI टैग जो है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट किए हम लोग, पोलैंड में एक्सपोर्ट किए। एक तो पहला न्यूज़ है, ठीक है। पोलैंड के बाद हम लोग दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं इसको, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में भी एक्सपोर्ट करने का इसका न्यूज़ आया है कि नेक्स्ट ये साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको मार्केटिंग कौन कर रहा है, ये कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे जो रेड कलर में है, पुरांदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन ऐसे बनाता है, ऐसे फ्रेम करता है कि अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट GI टैग अंजीर यानी फिग जो है उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, पोलैंड में एक्सपोर्ट किया गया है। विच कंपनी ऑफ इंडिया इज द मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ दिस प्रोडक्ट। पूछ लेता है आपसे कि कौन सा वो कंपनी है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो वो 2 बात आपको याद रखना है कि एक तो पोलैंड में एक्सपोर्ट हुआ है और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है वो इसको मार्केट करता है, ठीक, यानी यही भेजता है वहाँ पे। GI टैग के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि GI टैग का इसमें चर्चा हुआ है कि GI टैग क्या है, और बार बार GI टैग न्यूज़ में रहता है। बिहार के भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। रिसेंट में आपको किसको मिला है, मिर्चा चावल, कहाँ का है, वेस्ट चंपारण,
वेस्ट चंपारण का मिर्चा चावल, उससे पहले किसी को मिला था मिथिला मखाना को, जिस साल मिला था अगस्त में मिला था, जैसे अभी अगस्त में हम लोग हैं अभी, तो अगस्त में मिला था और सितंबर में आपका एग्जाम था। उस साल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि रिसेंटली बिहार के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उस समय मिथिला मखाना को मिला था, इसलिए मिथिला मखाना आया था। रिसेंट में आपको मिर्चा चावल को मिला है, या फिर अभी नए अगर लिस्ट में ऐड होंगे तो वो आपको बस न्यूज़पेपर में देखते रहना है कि रिसेंट में अभी कौन कौन से ऐड हुए हैं, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, डिमांड है लिट्टी चोखा का। कहाँ से देने की डिमांड है? छपरा से नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। लिट्टी चोखा का हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको भी जीआई टैग दिया जाए, ठीक है। लेकिन कहाँ से दिया जाए? हाँ, पटना से नहीं। पटना में फेमस है क्या लिट्टी चोखा? पटना में तो हर कुछ फेमस हो जाता है, यहाँ तो हर चीज़ का एक मतलब लग जाता है स्टॉल। क्या तो लिट्टी चोखा का जो आप बता रहे हैं एप्लीकेशन, खाजा तो है ही, सिलाव खाजा ना, सिलाव खाजा पहले से ही है, पहले से ही है। हाँ, तो वो न्यू नहीं है, पहले से ही। हम आपको लिस्ट आगे बताएंगे कि कौन कौन सा मिला हुआ है, बहुत लंबा लिस्ट है। जो फेमस है उसका बताएंगे, जैसे उसमें मगही पान को भी मिला हुआ है, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर उसको भी मिला हुआ है, वैशाली का है जरदालू आम, ये सभी को मिला हुआ है, ठीक है। सुजनी कढ़ाई, सवाल भी पूछा था, सुजनी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपसे सवाल आया था, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सवाल आया है। तो ये सब ऐड हो चुके हैं, जो रिसेंट में रहते हैं वो आपसे सवाल बनता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जीआई टैग के बारे में जानेंगे कि जीआई टैग देते किसको है। सबसे पहले जीआई टैग का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म तो जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का पौधा, या फिर सिर्फ पौधा ही नहीं, कुछ डिज़ाइन या फिर क्राफ्ट, 6-7 उसमें प्रोडक्ट है आगे लिस्ट में भी आपका, वो अगर वहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी कुछ अगर स्पेशल इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि कुछ अलग टेस्ट होगा उसका, ठीक है, कुछ अलग डिज़ाइन होगा जो सबसे अलग होगा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जीआई टैग देती है। रीज़न क्या होगा, क्यों देने, इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग दे रही है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ेगा। जैसे अभी देखो कौन सा फिग जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, उसको अगर नॉर्मली वो जो कंपनी थी पुरंदर हाईलैंड कंपनी जो थी, उसको नॉर्मली डब्बा में पैक करके इस बॉटल में अगर भेजती पोलैंड को, तो कोई खरीदता क्या? नहीं खरीदता। उतनी उसकी डिमांड नहीं होती, जो सेल थी उतनी नहीं होती। लेकिन अब खरीदा जाएगा, क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसकी क्वालिटी के लिए आप निश्चिंत रहे। वैसे ही हमारा शाही लीची को ऐसे ही मिला हुआ है, तो शाही लीची हमारा जो यूके की जो क्वीन है उनके लिए भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी वहीं के खाते हैं, नीतीश कुमार भी खाते हैं, ठीक है। तो सभी जगह ये एक्सपोर्ट होता है, तो उससे हमारा रीसेल यानी सेल वैल्यू भी बढ़ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, और उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उस एरिया के लोग सिर्फ वही एक्सपोर्ट अब करेंगे, ठीक है। खैनी को भी दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती होता है वैशाली और मुजफ्फरपुर के एरिया में, तो उसको भी अगर मिल जाएगा तो उसको अगर मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। सुनने में आता है कि उससे सही में माइंड एक्टिव रहता है, नहीं बहुत। हम जब क्लास 12th में थे, क्लास 12 जब मेरा चल रहा था, तो ऐसे ही क्लास था, हम भी उसमें बैठे थे पीछे कहीं पे, तो एक स्टूडेंट था, हम लोग का दोस्त ही था, तो उसको देखे कि अपना निकाला खैनी, मैथ का क्लास था, और उसके पास शायद चूना नहीं था, ठीक है, ऐसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन चूना नहीं था, तो वो नीचे ज़मीन से ऐसे हाथ करके फिर उसको बनाया, फिर बोला इसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैथ में ब्रिलियंट था वो मैथ का ब्रिलियंट था वो, खाने के बाद सवाल का जवाब देता था। कोई भी क्वेश्चन सर पूछे तो बोला हाँ सर ठीक है, हम जवाब देने के लिए तैयार है। तब है कि एक नेगेटिव क्वालिटी भी है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल भी है ये चीज़। तो उस दिन मान गए कि ये सब चीज़ नहीं होता है, कोई कुछ भी करे बस पढ़ाई से मतलब रहना चाहिए। क्या पर्सनल लाइफ अलग है, पढ़ाई की लाइफ अलग है। तो जीआई टैग की बात करते हैं, तो जीआई टैग का तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझ गए कि इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्रीज है जो ये देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। एक इन्फॉर्मेशन ये आपको हो गया। दूसरा, इसके ऊपर एक लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आपका 1999 का, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये डील करता है, यही कानून है जो किससे डील करता है, जीआई टैग से डील करता है। दूसरी बात है, तीसरी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जा रहा है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल के लिए वैलिड होता है। वहीं पे आपके ऑप्शन में रहेगा कि जो प्रोडक्ट अगर 10 साल के लिए वैलिड है तो क्या उसको 10 साल बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा रिन्यू आपको खुद से करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मगही पान को मिला है, या फिर अगर शाही लीची को मिला है, या फिर अगर मिर्चा चावल को मिला है, मिर्चा चावल को अगर मिला है तो फिर क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मिला है तो उसको आपको रिन्यू खुद से कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको फिर से एप्लीकेशन फाइल करके किसके पास एप्लीकेशन फाइल करिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास, फिर आपको 10 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तीसरा फैक्ट आपका ये हुआ कि 10 साल की वैलिडिटी रहती है। हाँ, वहाँ भी ऐसा ही रूल फॉलो होता है, वहाँ भी सेम रूल है। तो आपको ये करना पड़ेगा। 3 फैक्ट्स आप जाने कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व है, 1999 का गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इसमें शामिल है, और तीसरा कि आपको 10 ईयर्स के लिए वैलिडिटी मिलती है, फिर आपको उसको रिन्यू कराना होता है जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए होता है। ये 3 बातें आपको इसके बारे में जानना है। और इसके पीछे एक कहानी है जो आपको जानना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अचानक से ये सब का डिमांड क्यों हो गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सबको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ अगर विशेष क्वालिटीज़ किसी प्रोडक्ट में हो तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत सारे चीज़ आती है, जैसे कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप किसी का म्यूजिक कॉपी नहीं कर सकते, वो जिसका उसका जो प्रोड्यूसर है वो आपका क्या कर देगा, कॉपीराइट का क्लेम कर देगा। यूट्यूब पर आप किसी का म्यूजिक अपने चैनल से नहीं डाल सकते। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसने अपने मेहनत से बनाया है, उसका हिस्सा, उसका शेयर उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हुआ था, एक बार क्या हुआ था, अमेरिका नीम को पेटेंट करा लिया था। नीम हमारे यहाँ जो होता है ना, नीम पेड़ को करा लिया था। तो इंडिया वाले पगला गए कि नीम कैसे करा सकते, नीम तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नीम तो हम लोग बचपन से ही, मतलब बचपन से नहीं, मतलब नीम तो बहुत पूर्वजों का देन है। जब अगर किसी को होता था चिकन पॉक्स वगैरह तो नीम पे ही आज भी सुलाया जाता है, नीम के पत्ते से। और नीम के दातुन भी हम लोग यूज़ करते हैं। नीम का बहुत सारा प्रोडक्ट है। हल्दी को वो करा लिए थे अपना पेटेंट, हल्दी को बोले थे कि हल्दी हमारे यहाँ का पेटेंट है, तो फिर इंडिया इसका फाइल किया WTO में कि यार आपका कैसे हो सकता है, ये सब तो हमारा। आप हमारे अर्थशास्त्र को उठाकर देखो, आप हमारे महाभारत को उठाकर देखो, हर जगह हल्दी की चर्चा है, तो ये हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रिप्स एग्रीमेंट, कि आप अपने यहाँ के प्रोडक्ट को GI टैग वगैरह दे सकते हैं। उसी को रेफरेंस में रखते हुए, ट्रिप्स को रेफरेंस में रखते हुए 1999 में ये कानून पास हुआ। उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई। ठीक है, ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी। ये है जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ, खाने की चीज़, जैसे मिठाई, रसगुल्ला। कोलकाता का झगड़ा हो गया था किसमें, कोलकाता में और उड़ीसा में, दोनों झगड़ा कर लिए कि उड़ीसा का कहना था कि रसगुल्ला मेरे यहाँ का है, कोलकाता का कहना कि ये देखो सारी दुनिया मानती है कि रसगुल्ला कोलकाता का है, और ये चला है क्लेम करने। झगड़ा हुआ, फाइट हुआ, फिर फाइनली कोलकाता को ही दिया गया। ठीक, तो लड़ाई चलते रहती है। और लिट्टी चोखा का जो बात उस समय आप बता रहे थे, तो लिट्टी चोखा का ऐसा तो फेमस छपरा का है, लेकिन एप्लीकेशन जो फाइन होने की बात है वो आरा से है। आरा से है। क्यों आरा से है, उसका कारण आपका हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कभी, रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ याद आ रहा है? रिवोल्ट ऑफ 1857 में जितने भी सैनिक लड़ने जाते थे वो क्या खाते थे, लिट्टी चोखा ही खाते थे। उसका कारण था कि लिट्टी जो था बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ये साइंटिफिक कारण है, क्योंकि उसमें कुछ डलता नहीं है, नॉर्मल लहसुन रहता है कटा हुआ कच्चा, सत्तू रहता है, सत्तू में प्रोटीन है आपका, चना है तो, और लॉन्ग डे यानी 7-7 दिन 10-10 दिन तक। आज भी हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो लिट्टी लेके जाते हैं। लिट्टी, चना भले खराब हो जाए, चना का सब्जी, लिट्टी टिका रहता है। ठीक है, तो 2-3 दिन तक लिट्टी खा ही सकते हैं। इस वजह से वहाँ से डिमांड थी कि वीर कुंवर सिंह जी भी यूज़ करते थे उसको, तो आरा से ही इसको GI टैग देने की बात की। खैर जब मिलेगा, जिस साल अगर मिल जाएगा उस साल आपके पेपर में आएगा, तब उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार की ये कुछ प्रोडक्ट रिसेंट में मिथिला मखाना और मिर्चा राइस को मिला है, पहले से ये प्रोडक्ट को मिले। ऐसा नहीं कि लिस्ट इतना ही है, बहुत है लिस्ट, बहुत ज़्यादा है लिस्ट। ठीक है, बट ये फेमस कुछ लिस्ट है, इस वजह से यहाँ पे आपको दे दिए। नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है, आर्मी कंडक्ट्स पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज हुआ है, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया, कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, क्यों कर रहा है एक्सरसाइज, किसी के साथ एक्सरसाइज नहीं किया है, अपने ही इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए कि मेरा गन वन ठीक से काम कर रहा है ना। क्यों, और लद्दाख में क्यों कर रहा है, चाइना को दिखाने के लिए। ठीक है, सामने लद्दाख के ऊंचाई पे चढ़ के हम लोग फायर करते हैं कि हम लोग तैयारी में है, तुम भी उधर से तैयार रहो। ठीक है, कुछ अगर करोगे तो इधर से हम लोग बैटल फील्ड में पूरा बैटल टैंक ये सब लेके जाते हैं। हार नहीं, वो पहले ही हार मान गया, ऐसे हार नहीं मानना है। ये सब चीज़ें सीखनी है इससे, पॉलिटिशियन से। हारने के बाद भी बोलते हैं कि अभी रिजल्ट आने का इंतजार करिए। वो देख रहे हैं कि 80,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई मीडिया पर्सन पूछे कि सर आप तो हार चुके हैं, अभी शाम तक का इंतजार करिए, और शाम में वो मिलते ही नहीं है, शाम में इंटरव्यू ही नहीं देते हैं। तो पॉलिटिशियंस का ये क्वालिटी है। कोई नहीं, अमेरिका हमारे साथ है। ठीक है, तो यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल का ये पार्टनरशिप हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक और न्यूज़ है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया गया आपका अगस्त में। कब से कब,
1 से 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ठीक है। तो अभी एक तो वो न्यूज़ है कि 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया गया। उसी से जुड़ा हुआ न्यूज़ ये है, यूनिसेफ ने वेस्ट बंगाल के साथ पार्टनर किया है। क्या पार्टनरशिप है कि फादर्स को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मदर्स अभी देखा गया है, एक डेटा आपको दिखाते हैं। डेटा में ये है कि अराउंड 51%, इसमें नहीं है डेटा, ये 53%, अराउंड 53% ये डेटा कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वुमेन आर नॉट रेडी टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है। वो अभी जो महिलाएं उसमें 53% में भी कमी है, बच्चों को वो दूध नहीं पिलाती है, ठीक है। क्यों दूध नहीं पिला रही? फिर बच्चों का दूध का रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा हो रहा है? पाउडर मिल्क 1000 का पाउडर मिल्क आता है, 3 दिन ही चलता है बस, ठीक है। तो इतना महंगा आता है और नेचुरली होता है, तो जनरली ये चीज़ें नहीं हो रही है अभी। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें बोली गई, यूनिसेफ के द्वारा वेस्ट बंगाल का पार्टनरशिप हुआ है और फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पिता को, कि आप ये चीज़ें करवाओ, ठीक है। तो और उसका बेनिफिट भी है, मेडिकल बेनिफिट आप खुद ही जान सकते हो। मेडिकल बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क होता है वो एंटीबॉडी की तरह होता है, एंटीबॉडी की तरह होता है, ठीक है। और फर्स्ट वैक्सीन भी बोला जाता है उसको, बच्चा के लिए पहला दवा होता है, क्योंकि नेचुरली जो उसके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ लड़ने की क्षमता उसी में पहले से अवेलेबल रहता है, ठीक है। मिल्क में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रम, और कुछ कोई मिल्क में कोई केमिकल कंपाउंड जो बहुत नामी है और PYQ में आया हुआ आपका सवाल है, कैसीन प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, फिजी का जो क्या है, तिमोर नहीं, ये तिमोर का है कि तिमोर लेस्टे कन्फर्स कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्योंकि अभी बताया ना कि 3 देशों की विजिट पे है, तो एक फिजी के द्वारा दिया गया है और दूसरा किसके द्वारा? तिमोर दे लेस्टे के द्वारा दिया गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है। तो 2 जगह का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला है और ये 3 देशों की यात्रा पे थी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी नहीं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये न्यूजीलैंड में ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। वहाँ पे ये पार्टिसिपेट किए, जिस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 3 डेज़ के विजिट पे हैं। ये भी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है वहाँ पे, उसमें हमारे किंग खान जी, ठीक है, शाहरुख खान जी को इनके 100+ मूवीज़ करने के लिए और बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कोई भी अगर बॉलीवुड के या फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ के अगर इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो सवाल कभी कभी आ जाता है कि अवार्ड मिला किसको है। एक तो इनको मिला है, कौन सा अवार्ड है, उसका नाम यहाँ पे लिखा, अवार्ड विद पार्डो आला कैरियरा, नहीं कैरियरा अवार्ड, ठीक है। 77th एडिशन ऑफ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, 77वां एडिशन था लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का, उसमें ये अवार्ड बॉलीवुड के इस एक्टर को मिला है, ठीक है। ये चीज़ है। हॉर्ता शो कभी कभी आ जाता है कोई फेस्टिवल के ऊपर या फिर कोई शो के ऊपर कि हॉर्ता शो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज हुआ है आपका यहाँ पे, जो आपका देश से लिखा है तिमोर लेस्टे, क्योंकि यही 3 देश अभी चर्चा में है अगस्त में, ठीक है, क्योंकि यही 3 देश में। और यही आपका अगर दरोगा का पेपर रहता, अगर बिहार दरोगा का पेपर रहता तो उसमें आप याद करके जाते सिर्फ इतना बात, ये 3 देश का नाम एक तरफ लिखते और 3 देश की राजधानी लिखते, ठीक है। जैसे कि फिजी का क्या है, सुवा, तिमोर दे लेस्टे का है दिल्ली, ठीक है। तो अगर दरोगा का पेपर आता तो हम आपको वो भी बताते, आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, आपके पेपर में नहीं आएगा, इसलिए नहीं चर्चा की, ऐसे तो बता दिए मौखिक रूप से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो द हॉर्ता शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, प्रेसिडेंट हमारी उसमें पार्टिसिपेट की है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड ट्रस्ट? कौन सा राज्य है? अभी बहुत चर्चा में रहा है ये राज्य, क्योंकि आए दिन भी चर्चा में रहता है, मंदिरों के लिए रजिस्ट्रेशन की डिमांड हुई है। यूपी, क्योंकि मंदिर की वजह से वही चर्चा में रह रहा है। अच्छाई यही है कि आपका बिहार का न्यूज़ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यूपी तो हम समझ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यूपी है, क्योंकि यूपी मंदिर की वजह से ही जाना जा रहा है। अयोध्या सीट के बाद और ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो ये बिहार का न्यूज़ है, बिहार गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। और इसके मंत्री हमारे नितिन नवीन, यहीं के पटना के ही है ना, बांकीपुर विधानसभा, उनका यहाँ बैनर भी लगा हुआ। हाँ क्या है? अच्छा, आपके ही MLA हैं, तो कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है? बांकीपुर ही पड़ता है, बांकीपुर ही पड़ता है। और शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यही है ना। रिसेंटली वेयर द कसूर रिवाज उत्सव सेलिब्रेटेड, कसूर रिवाज
ये फेस्टिवल ही एक तरह से उत्सव की तरह है। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे ये सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। इसके बारे में है, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर 13,000 साल पुराना टर्की में, टर्की उसका नया नाम है, टर्की पुराना नाम है तुर्की, तुर्की उसका नया नाम है, ठीक है। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टर्की का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो तुर्की उसका नया नाम है, ठीक है। तो तुर्की में ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है या फिर। और दूसरा ये आपका पता नहीं हजारों बार सवाल आपके बीपीएससी में आया है कि आपके एसी आज बंद है, नहीं तो आपके एग्जाम में बार बार आता है एसी ऑन है, नहीं ऑन है, बंद है। तो सवाल आता है कि आपका जो यूएन यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बार बार कोई चुन के जाते हैं और हमेशा सवाल आता है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले रुचिरा कंबोज थी, ठीक है, तो वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, स्थायी सदस्य वहीं पे बैठे रहते हैं। क्या काम रहता है कि यूनाइटेड नेशन सदन में जो मीटिंग्स चलती है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने तो बार बार प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं रोज़ भाषण देने, तो एक आदमी को भेज देते हैं। बेसिकली वो इंडियन फॉरेन सर्विस से ही होती है, यूपीएससी के कोई स्टूडेंट होते हैं। तो अभी इनका नियुक्ति हुआ है, जो भी नाम है पार्वथनाई हरीश, ठीक है। और ये सवाल आएगा पार्वथनाई हरीश को रिसेंट में यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से इनको भेजा गया, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स में पिछली बार जो पैरा ओलंपिक्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में, ठीक है। कब हुआ था? 2023 में, 21 में, 20 में होना था, 20 में शेड्यूल था, 2016 में जैसे हुआ था, तो फिर 4 साल पे होता है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 4 साल पे होता है, पैरा ओलंपिक भी 4 साल पे होता है, ठीक है। तो होना था 20 में, लेकिन कारण आपको पता है कोविड के कारण उसको शिफ्ट किया गया, 21 में हुआ। और उस समय जो ये प्रमोद भगत है वहाँ पे कुछ मेडल भी लेके आए थे, ठीक है। बैडमिंटन के प्लेयर है ये, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं और इनको मेडल भी मिला था, ठीक है, सिल्वर ऐसा कुछ मिला था, सिल्वर ही मिला था, ठीक है। तो उस समय बहुत चर्चा में थे और वैशाली से ये बिलोंग करते हैं, वैशाली से आपके बगल के ही हैं, वैशाली से बिलोंग करते हैं। इस साल इनका नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि इनको पहले ही उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अच्छे प्लेयर थे, अगर ये इस बार खेलते तो इस बार भी इंडिया के लिए कुछ गोल्ड वगैरह लाते, लेकिन इनको एंटी डोपिंग जो होता है ना, बार बार टेस्ट होता है गेम में पहले, उसमें एंटी डोपिंग का कोई एक क्लॉज लगा के, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंटी डोपिंग का एक क्लॉज लगा के, कहाँ पे है ये वाला, हाँ ये ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डोपिंग वेयर अबाउट रूल, कोई रूल होगा उनका ये ओलंपिक का, हाँ, तो उसके लिए इनको बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से ये न्यूज़ है कि कौन से वो भारतीय खिलाड़ी जिनको पेरिस ओलंपिक से एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। प्रमोद भगत तो पहले से भी न्यूज़ में रहे हैं, 67वीं बीपीएससी के समय इनका क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस में आता था एमसीक्यू में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल अफेयर में कि द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ थाईलैंड, जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ के प्रधानमंत्री को ही हटा दिया अपने पद से, ठीक है, जिस वजह से न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री का जो नाम है सरिता थावरचंद, ठीक है, ये न्यूज़ में है कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने वहाँ के प्रधानमंत्री को उस पद से हटा दिया गया है किसी चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, हाँ, वर्किंग में नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ नहीं हो सकते, ठीक है, बट वहाँ पे हुआ है। गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नर, कर्नाटक के गवर्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, सब जगह चलता है, केरला में भी चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी, न्यू दिल्ली में ही, क्योंकि जहाँ पे भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट होगा वहाँ से अनबन बनते रहती है। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि यहाँ के सीएम के खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करिए, इनके खिलाफ आप चार्ज लगा के उनको अरेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है कि किस गवर्नर है, कहाँ के गवर्नर ने किया था। मित्र शक्ति आप आईआर में पढ़े होंगे, इंडिया और श्रीलंका का फ्रेंडशिप, ये है फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति दोनों के बीच में होता है। फर्स्ट ई ओलंपिक गेम्स, ई ओलंपिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो भी गेम्स होंगे कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, उसका मेजबानी यानी उसकी कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा, तो कहाँ पे होगा, अरब में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, ये चीज़ है। और आरबीआई के गवर्नर, ये पहले भी इनको मिला है A+ ग्रेडिंग, A+ रैंकिंग इनको पहले भी मिला है। आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट अभी यही है। कौन से नंबर के गवर्नर है ये, कितना नंबर है इनका, 24 या 25, 25th किसका, इन्हीं का 25th टर्म चल रहा है ये, मतलब 25वें आरबीआई के गवर्नर होंगे। आरबीआई बना कब था? 1935 में बना था, 1934 के अधिनियम से बना था, ठीक है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, रिसेंट में उसमें संशोधन भी किए गए हैं, ठीक है। और आरबीआई से जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, आरबीआई का काम क्या है,
मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उन्हीं के अंदर में होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा चर्चा में रह रहा है अभी, और 6 मेंबर कमेटी है, ठीक है, 6 मेंबर कमेटी है, उसके हेड होते हैं यही आरबीआई के गवर्नर, और उसमें डिसीजंस जो है कंसेंसस बेसिस पे लिया जाता है, और उसमें हाँ तो ये चीज़ है। और उसमें एक चीज़ और है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, पॉलिसी रेट डिसाइड करती है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब रेट कौन डिसाइड करती है, कमेटी ही डिसाइड करती है, और इनका ही काम है, क्योंकि इनका 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें एग्रीमेंट में बोला गया था कि आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे, यानी महंगाई को ध्यान में रखेंगे, +2 4 ± 2 4 ± 2 यानी 4 से 2 ± 2 यानी 2, अब +2 करेंगे यानी 6, यानी 2 से 6 के बीच में आपको क्या रखना है, महंगाई दर को बराबर रखना है, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है और इससे नीचे भी नहीं आने देना है, क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन आप नहीं करें, इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उसको एक रेंज में रखना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई को टारगेट दिया गया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर से इन्फ्लेशन के सभी टारगेट क्या हुए हैं, ब्रीच हुए हैं, यानी इन्फ्लेशन पिछले 1 साल का अगर आप देखेंगे तो वो 6 से हमेशा क्या रहे हैं, हर क्वार्टर में आपका 3-3 महीना का होता है क्वार्टर, हर 4-4 महीना पे होता है, ठीक है, तो हर 4-4 महीना पे जो डेटा आया उसमें आपका महंगाई दर जो देखा गया है वो ब्रेक हुआ है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट है तो उसमें आरबीआई के ऊपर अगर जिम्मेवारी डाली गई है कि आपको महंगाई दर को स्थायी करके रखना है, तो फिर आप अगर ये फेल हो रहा है तो उसमें आरबीआई पे क्या कुछ पनिशमेंट लगेगा, नहीं लगता। सिंपल आरबीआई को एक क्लैरिफिकेशन देना होता है, किसको, भारत सरकार को, कि हमसे नहीं हो पाया, ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, माफ़ी चाहते हैं, ध्यान रखेंगे आगे से, ठीक, यही काम करना होता है इनको। तो शक्तिकांता दास को अभी ये मिला है A+ ग्रेडिंग रेटिंग, पहले भी मिला था, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने ट्विटर हैंडल से इनको ट्वीट भी करके कॉन्ग्रेचुलेट भी किए थे, ठीक है, ये चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी का दोनों का मिलान हुआ है और दोनों ने एक सपनों की उड़ान ई मैगजीन, ठीक है, ई मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन अपने वेबसाइट पे नया लॉन्च किए हैं। और ये न्यू डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बात किए तो बस यहाँ पर नाम नया है, न्यू डिस्ट्रिक्ट की बात किए थे, ठीक है, ये चीज़ें, ये कुछ MCQ आपके एग्जाम में अदर बुक्स में जो कवर्स थे बहुत सारे रेफरेंस में, वहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई थी, ठीक है। लगभग आपका 1 लाइनर आपका करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया है, डिटेल्स आपका ख़त्म हो गया है, और कुछ बातें जो आपको एक्स्ट्रा लिखानी है वो आप कॉपी खोलिएगा, कुछ लिख लीजिए, ठीक है, अगस्त में ही, ठीक है, अगस्त में। एक लिखेंगे 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सिर्फ सुनने में नींद आने लगती है, नहीं, सिर्फ अगर कोई बोले सामने वाला तो जो सामने मेरे बैठा है उसको नींद आने लगता है, जनरल टेंडेंसी है, सभी को आता है। जब हम भी थे क्लास में और सर कुछ बोलते थे हमको खुद नींद आने लगता था, इसलिए सर क्या करते थे, जैसे देख रहे कि क्लास का रिदम बिगड़ रहा है सोने की तरफ, चलो लिखना स्टार्ट करो ठीक है, सर भी यही करते थे, क्योंकि लिखने में मन नहीं भी है तो लिखना पड़ता था, ठीक है। तो क्या लिखे है, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। आज आपका पूरा अगस्त कंप्लीट हो जाएगा, लगभग नहीं, सभी सोर्स। अब आपको कहीं से अगस्त का पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कहीं से उठाइएगा, कहीं का टेस्ट दीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा चीज़ आप खुद से जाइएगा। कभी क्या हुआ, बड़ा खुश लग रहे थे हम कि चलो अगस्त खत्म हो गया क्या, तो थोड़ा ब्रॉड करने में तो टाइम भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बेनिफिट भी है, क्योंकि 1 लाइनर के साथ आप डिटेल करके जाइएगा तो यही होगा कि आपका कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ लिख लीजिए, क्या लिखे है, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइज हुआ है पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, पूसा इंस्टीट्यूट
ये करोल बाग में इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे वाजीराम की कोचिंग है ना, वहीं के आसपास में है ये। पूसा, हाँ पूसा रोड में, पूसा रोड में, अच्छा रोड है ना पूसा रोड, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है। पूसा इंस्टीट्यूट, क्या हो गया, कुछ हेल्थ दिक्कत? अच्छा अच्छा, लिखेंगे पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये क्यों अचानक से लिखा है, क्योंकि इसका जो ये मीटिंग है वो लगभग 66 साल बाद आपके यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे? भारत में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट लिखेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व, दूसरा न्यूज़। पेरियार आप नाम सुने होंगे राहुल गांधी की वजह से, हाँ केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये पहला टाइगर रिजर्व बना है देश का जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया है अपने रिजर्व के अंदर, ठीक है। बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये पेरियार टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री टू इंस्टॉल विंड टर्बाइंस, टू इंस्टॉल विंड टर्बाइंस। क्या होता है विंड टर्बाइंस? हवा से बिजली उत्पाद करने के लिए। अब जो भी पेरियार टाइगर रिजर्व्स जो होगा उसमें जो भी बिजली की डिमांड होगी इसी से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देश का ये पहला टाइगर रिजर्व जो ये इंस्टॉल किया है केरला में, बेसिकली ये आपका टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, कल आपको बताए थे हम सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST, उसको कुछ ध्यान में है आपके? उसमें आपको बताए थे कि 2 केस का नाम लिए थे हमने। कौन कौन सा केस था? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिन्हा, जिसमें ये जजमेंट आया है कि अब सब कैटेगराइज कर सकते हैं। EV चेन्नैया केस, ठीक है, 2004, जिसमें नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। 2004 का ही केस था, 2004 ही था, ठीक है। 5 लिखवा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 2004 उसको कर लीजिएगा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं, वो बोलने के क्रम में बोलते हैं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसमें हम ये एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि जैसे कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, ठीक है, और खुद के ही जजमेंट को उसको ओवररूल करना होता है, तो आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस की नियुक्ति करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह जो है वो जजमेंट जो है वो 7 जजेस बेंच, ठीक है, 7 जजों की बेंच ने, पीठ ने बैठ के इस निर्णय को लिया है। 6, हाँ 6 + 1, 6 और 1 उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो 7 जजेस बेंच था उनका, उन्होंने ये फैसला सुनाया था जो आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस है वो है, ठीक है। और लास्ट एक हम क्या बताए थे, EV चेन्नैया केस, ठीक है। उसमें कितने जजेस थे? 5 जजेस केस, ठीक है। क्योंकि 5 है तो उससे मिनिमम 1 एक्स्ट्रा चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7 जजेस बेंच थे, ठीक है। एक और लिखेंगे, एक लिखेंगे 78th इंडिपेंडेंस डे, 78th इंडिपेंडेंस डे, 78वां स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस का क्या होगा हिंदी? स्वतंत्रता ही ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता था बचपन में यार, पता चला स्पीच देना है स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे देख के आ गए, ठीक है। मेरा भांजा इस बार यही काम किया है, हो जाता है हिंदी का टर्म, उसको लगा कि चलो दोनों में तो फ्लैग ही होस्ट करते हैं चलो वही बोल के आ जाते। क्या लिखे? 78th इंडिपेंडेंस डे, इसका थीम लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, थीम। ये तो मोदी जी के कैंपेन का भी हिस्सा था, विश्व को भारत को विश्व गुरु बनाना है 2047। पहले बोले थे 2022 में बना देंगे, उनका भी अब टाइम लंबा ले रहे हैं। पहले 2014 में बोले कि 19 में सब करके हम दे देंगे, 19 में बोले कि अब 22, 25 नहीं 22 में हम करके दे देंगे। 22 खत्म हुआ तो बोले एक बार जिता दो बस, अब 47 का सपना दिखा। देखिए टर्म कितना बढ़ा दिए, यानी एक टेंडेंसी है कि 2050 तक हम ही रहेंगे, ठीक है तो इससे मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि 2047 तक बनाना है भारत को विकसित भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, सब कुछ करना है,
सभी में स्टेट रैंक इंडिया का रैंक 1 करना है तो रखना पड़ेगा मोदी जी को। क्या ये उनका मैनिफेस्टो है मोदी जी का। क्या भगवान को राहुल गांधी का था ना स्टेटमेंट कि ये बायोलॉजिकल नहीं है क्या उनका स्टेटमेंट, क्योंकि वो मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट था वो कि आई एम नॉट बायोलॉजिकल, मैं उनका एक ही रूप हूँ। तो वो खैर ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन है तो वो बोल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी काफ़ी एग्रेसिव रह रहे हैं लोकसभा में। राहुल गांधी का जो वाइट टी शर्ट और वो लुक है, खासकर युवाओं को तो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स सीख गए हैं, राजनीति वो भी सीख गए, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया की जनता को क्या चाहिए। पहले वो अच्छा राजनीति कर रहे थे लेकिन गलत राजनीति कर रहे थे। जो वो राजनीति कर रहे थे वो सच में भलाई के लिए था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग को अच्छा चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करे, यूटोपिया बोलते हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। अरिस्तु का पढ़ेंगे, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा तो उसमें यूटोपिया है, ठीक है। यूटोपिया कि ऐसा सपना दिखाते हैं पॉलिटिशियंस जो कभी पूरा ही ना हो, ठीक है। तो ड्रीम ऑफ आपका जो सपनों का घर ऐसा होगा, ये होगा। राहुल गांधी इस चीज़ को समझ गए, बोले कि नहीं हम भी वही सपना दें। और उसके बाद उन्होंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, और देखिए सदन में कहानी उन्होंने महाभारत से लेकर कृष्ण से लेकर सभी चीज़। मोदी जी पूरा परेशान हो गए कि यार ये तो मेरा चीज़ ही कॉपी कर लिया, अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो लगे वो जब घुमाने चक्रव्यूह में, क्योंकि चक्रव्यूह का भी एग्जाम्पल दिए थे, हमको पर्सनली अच्छा लगा था, ठीक है, कि चक्रव्यूह का एग्जाम्पल दिए तो सबको, क्योंकि यही पॉलिटिक्स अपने यहाँ की रही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, और इसका फ़ायदा उनको पूरा मिला है यूपी में, और लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। इससे बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपके संविधान में क्या प्रावधान है? 55 सीट, 1/10 यानी 10% आपका जो भी सीट्स है उसका उस पार्टी को होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपका वो पोस्ट वैकेंट था, खाली था, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी ही नहीं थी जो उतनी सीट्स लेकर आ पाए अपने खुद से, ठीक है। कोई किसी के पास नहीं था, बहुत दिन से ये पोस्ट खाली था। इस बार ये आया है क्योंकि 99 सीट्स थे कांग्रेस के पास, तो इस वजह से ये सीट्स उनको किया है। तो 1/10 का प्रोविजंस है आपके इसमें, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, लिखेंगे नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग, तैरता हुआ, हाँ, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, इसका इनॉग्रेशन हो गया है, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है कहाँ पे? ओमकारेश्वर। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर, ठीक है। कहाँ पे? 15 न्यूज़ में इसलिए था, उस समय था कि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, उस वजह से न्यूज़ में था। अब ये बन के क्या हो गया है? तैयार हो गया है, ठीक है। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, बड़ा कंफ्यूजन भी होता था कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, एक नॉर्थ इंडिया का याद करना है और एक बिहार का, ठीक है। तो बिहार का तो वो दरभंगा में लगा था, सवाल भी आ चुका है कि दरभंगा के कौन से ब्लॉक में लगा है, ये सवाल आपसे था, ठीक है। दरभंगा सभी ऑप्शन में था, सबको दरभंगा याद करके गए थे। आपसे पूछ लिया था कि कौन सा ब्लॉक और कौन सा गाँव में लगा है, क्योंकि दरभंगा चारों ऑप्शन में था। अब मारिए किस ऑप्शन को मार के आइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। एक लिखेंगे झूमर डांस परफॉर्मेंस, झूमर, झूमर, JHUMUR, झूमर। शाम, ठीक है। 8000 महिलाओं ने मिलकर डांस परफॉर्मेंस किया था। बेसिकली असम आपका जाना जाता है किस खेती के लिए? टी के लिए, चाय के बागान के लिए। तो चाय के पत्तियों के ऊपर ही, चाय का पत्ती का ही ड्रेस वगैरह बना के 8000 महिलाओं के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। जिस वजह से ये न्यूज़ में था, ये डांस और ये जगह और वो वहाँ की महिला, क्योंकि
टी को वो लोग क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। एक ये लिख लीजिए, रामसर साइट्स आपको कल नहीं लिखाए थे या लिखाए थे? एक बार चेक करिए तो लिखाए थे कि नहीं। रामसर नहीं लिखाए थे ना, रामसर कहीं लिख लीजिएगा आगे, क्योंकि अभी 3 न्यू रामसर साइट्स को ये किया गया है, रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और टोटल कितने राम साइट्स है अपने यहाँ? हाँ 85 अब हो गए, ये 3 ऐड होने के बाद तो लिखेंगे 3 न्यू रामसर साइट्स हैज बीन इंक्लूडेड अंडर रामसर लिस्ट। 3 रामसर साइट्स। तमिलनाडु का तीनों है, उसका नाम बस लिखेंगे। रामसर जगह है कहाँ पे? ईरान में। ईरान में वहीं पे ये समिट हुआ था पहली बार 1971 में, ठीक है। तो वहीं पे वहाँ के शहर में रामसर में ये हुआ था। और वहाँ पे बात हुआ कि जितने भी वेटलैंड्स है, ठीक है, वेटलैंड्स कैसे किस जगह को बोलते हैं? दलदल, तो पानी और मिट्टी का जो मिश्रण होता है जहाँ पे, ठीक है, वैसे दलदल को बचाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, उसका बहुत सारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। कोई बेनिफिट आपको जो पता हो ऐसे ही पूछ रहे हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक कोई क्रॉप है पैडी, पैडी यानी धान, धान की खेती के लिए बेस्ट जगह, क्योंकि धान को तो दलदल करके ही रोकते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। फिशिंग के लिए बहुत अच्छा जोन है, ठीक है। ये सब उसके फ़ायदे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है साथ ही साथ। और एक चीज़ और होता है कि वहाँ पे 2 इकोलॉजी के 2 मिश्रण होता है, यानी कि उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। यानी ये टेरेस्ट्रियल हो गया यानी ज़मीन हो गया, और ये क्या हो गया? वाटर हो गया। इस एरिया को बोलते हैं इकोटोन। ये ऐसे ही बता रहे हैं, आपके लिए एग्जांपल नहीं है, इकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है ही नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इकोटोन बोलते हैं वैसे एरिया जहाँ पे 2 एनवायरनमेंट का मिश्रण हो ना, 2 इकोलॉजी का, वो बहुत बेनिफिशियल होता है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक नए टाइप के क्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ के भी फीचर्स होंगे और यहाँ के भी फीचर्स होंगे, ठीक है। वैसे फिश पाए जाएंगे जो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स है, ठीक है। ये चीज़ होता है कोलकाता वगैरह में, जहाँ भी वेटलैंड्स है अपने यहाँ। बिहार में कोई वेटलैंड्स रिकॉग्नाइज है क्या? बेगूसराय का कौन सा? कांवरताल झील बिहार का बस एकमात्र ही है वेटलैंड्स जो रामसर लिस्ट में। अभी कौन सा है? नागा नक्टी, 2 है, अलग अलग है। एक है जमुई में दोनों है, ठीक है। ये नेचुरल नहीं है, ये कैसा है? आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये मैनमेड है, ठीक है। ये मानव का बनाया है, नागी नक्टी डैम है, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अब टोटल कितना हो गया अपने बिहार में? 3 हो गया, ठीक है। पहले कांवरताल झील था, और सवाल भी आ चुका है मुझे जहाँ तक याद है, एक बार आ चुका है कि बिहार का कौन सा वेटलैंड है जो रिकॉग्नाइज हुआ है रामसर साइट में। अभी 2 इंक्लूड हुआ है रिसेंट में, शायद इन्वायरमेंट डे के ही नज़दीक में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, जून में, ठीक है, जून में। तो ये 2 चीज़ें, जमुई में ये दोनों आपका है, काबर क्या नाम है उसका? नागी नक्टी डैम, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। और जो काबरताल झील है बेगूसराय का, वो नेचुरल है, ठीक है। काबरताल में आपको एक पक्षी बहुत अच्छा सा मिलता है, का नाम ध्यान में नहीं है, कौन? साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन, ठीक है। और एक साइबेरियन तो आते ही हैं, लेकिन एक पक्षी ऐसा है वहाँ पे जिसका खाते हैं लोग, मतलब उसका मीट बना के, ठीक है, बहुत फेमस है। नाम मुझे नहीं आ रहा है बट है, क्योंकि एक वहाँ का ड्राइवर आया था ना जान पहचान का, तो वो उसको पकड़ के ला। हालांकि ये इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल है, ये नहीं करना होता है। हाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, सही बोले, बहुत ज़्यादा हीट रहता है। हाँ नहीं नहीं, हम इतना इंटरेस्ट बता रहे हैं बस जानने के लिए, हम खाते नहीं है, ठीक है, हम नहीं खाते ये सब चीज़। नाम लिखेंगे कौन कौन सा है? नंज नारायण, क्या है? नंज नारायण,
तो देखिए 85 वेटलैंड साइट्स है, तो सब तो याद करना नहीं है, जो रिसेंट में ऐड हुआ वो, और जो आपका बिहार का है वो। बिहार का चर्चा कर दिया आपके साथ, और जो रिसेंट में आपके एग्जाम से पहले जुड़ा है उसकी चर्चा कर दिए। टोटल कितना है वो आपको बता दिए 85 अभी तक एट प्रेजेंट, कल को ये बदल सकता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो आपको पता होना, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहला नाम लिखेंगे NANJARAYAN। दूसरा लिखेंगे कजुवेली, बड़ा अजीब अजीब नाम है, ये सब बर्ड सेंचुरी है। कजुवेली, KAZH। यू, ठीक है। हाँ, तावा रिजर्वायर, नाम ध्यान में रखेंगे। अपना ये सब पॉइंट अपने कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। हाईएस्ट भी तमिलनाडु में, ठीक है। और अपना बिहार का 2 है, क्या है? अच्छा ये लास्ट वाला ना, हाँ ये बस 2 के लिए, ठीक है, 2 का, ठीक है। तो एक बात और क्या ध्यान में था मेरे, बिहार का, ठीक है। सब ध्यान में रहे। क्या हो गया? हाँ दूसरा यूपी का है, दूसरा यूपी का है। बीस या 18 के करीब में है, कुछ ऐसे ही, 17 या 18। अब 20 हो गया, अब 20 हो गया, अब 20 हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो खुद ही लिखा देंगे, कितना याद करिएगा। डेटा आपको बताया ना कि बच के चलना है और याद उतना ही करना है जितना, अब लगा हम 85 आपको लगे लिखाने, तो हो गया, क्लास भी खत्म और कंप्लीट सिलेबस। क्या? अच्छा जीआई टैग में एक बात आपको नहीं बताया, देखिए जीआई टैग याद आ गया कि जीआई टैग हम आपको जब चर्चा कर रहे थे तो जीआई टैग पहली बार किसी प्रोडक्ट को दिया गया था 2004 में। 2004 किसको? दार्जिलिंग टी को, ठीक है, ये एक फैक्ट है। दार्जिलिंग टी को एक अलग ही फ्रेगनेंस होता है वहाँ के चाय में। क्या, हम तो नहीं पिए लेकिन सुने हैं कि एक अलग ही फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको रामसर साइट्स के बारे में आप पूरी जानकारी ले लिए। रामसर क्या होता है, क्या इकोलॉजिकल बेनिफिट है। 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और रामसर लिस्ट में कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करती है। भारत के भी टोटल 85 रामसर साइट्स में इंक्लूड है, ठीक है। एक चीज़ और रामसर से आपका जुड़ा हुआ चीज़ है जो जानना चाहिए, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, टर्म सुने हैं? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, हाँ ये इसी से जुड़ा हुआ। तो ये आपका रामसर पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, इकोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है रामसर, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये कोई अगर इकोलॉजिकली बहुत वीक हो गया है, ठीक है, और डिटोरिएट कर रहा है कुछ, अगर वैसा वेटलैंड, उसको इस वाले लिस्ट में डाला जाता है। इस लिस्ट में डालना कुछ उपाधि नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी बात नहीं है। वहाँ की इकोलॉजी खराब हो रही है, इस वजह से इसमें डाल के उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। और उसमें रामसर एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो भी मदद करता है, किसको हेल्प करता है? वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की, सभी मिलकर इसको बचाने का कोशिश करते हैं। इंडिया के भी हैं इस लिस्ट में, इसमें है ना, इसमें इंडिया चिल्का बाहर हो गया, ठीक है, चिल्का पहले इसी में था, ठीक है, वो अब बाहर हो गया, तो इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पूछता है कि क्या है, तो रामसर और वेटलैंड से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। किसका? हाँ बिल्कुल, रीडेवलपमेंट होता है, यही तो काम है। अगर मान लीजिए इसमें अगर काबल ताल को डाल देंगे, पैसा वगैरह भी आएगा, फंडिंग भी आएगा, काम वगैरह भी होगा, ठीक है, फिर रीडेवलपमेंट इसका होगा। तो रामसर से जुड़ा हुआ इतना ही चीज़ है, टोटल टॉपिक ही आपका यहाँ पे ये खत्म होता है, इससे ज़्यादा कहीं आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
एक अभी 46 सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का, ठीक है, इंडिया में ही हुआ था, 46वां सेशन, ध्यान में है कुछ? उसमें बहुत सारे आपके रिकॉग्नाइज किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को किया गया है, इटली के, चाइना के, उसमें इंडिया का भी एक एडिशन हुआ है। मोएदम, 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 ये नाम याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोएदम, अहोम डायनेस्टी का ये मोएदम है क्या? पहले कब्र है, बरियल मोंड है, मतलब ऐसा ढांचा है, कब्रिस्तान ही एक तरह से समझिए, और एक डिज़ाइन बना हुआ, उसका इमेज देखिएगा, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया की तरफ से। 46वां सेशन चल रहा था, 46 मीटिंग चल रहा था यूनेस्को का, इंडिया में ही हुआ था। अदर कंट्रीज़ के भी उसमें यूनेस्को के लिस्ट में ऐड हुए हैं, लेकिन इंडिया का ये मोएडम जो आसाम का है, और ये एक बरियल प्रैक्टिस था जो उस समय से दफनाने का तरीका था, उसका मॉन्ड यानी ढांचा है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये अहोम किंगडम के समय का है, ठीक है, अहोम किंगडम उसी समय का है। ये अचानक याद आया तो आपको बता दिए। शायद अगस्त का ही न्यूज़ है या पहले का न्यूज़ है? पहले का है। क्या प्रकाश पर? क्या, फिर से बताइए। अच्छा, नहीं, सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, अपडेट रहना भी चाहिए ना, ये सब दम हिट लिस्ट है, मतलब ये सब आएगा ही। अच्छा, ये अभी एक जानिए, बस लिखना नहीं है, अल्मुनियम में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका इंडिया बना, तो फर्स्ट कौन है? यूएसए या चाइना? चाइना है ना, चाइना है, फर्स्ट चाइना है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी पिछले एक साल का जो डेटा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें अल्मुनियम एक्सपोर्ट में आपका इंडिया है। अल्मुनियम की अगर बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है? 8वां रैंक है। अगस्त में 2 रैंक आया था, एक अल्मुनियम एक्सपोर्ट में इंडिया का दूसरा रैंक, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका एक्सपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा है? 8वां, ठीक है, ये 2 ध्यान में रखिएगा बस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कोऑपरेशन मिनिस्टर, 2 अलग अलग मंत्रालय है, ठीक है, दोनों के हेड अभी हैं हमारे अमित शाह। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री नया ही बना है, होम, हाँ, और होम मिनिस्ट्रीज पहले से है, दोनों मंत्रालय भी अमित शाह जी के पास है। उन्होंने कुछ ऐप वगैरह लॉन्च किया है, ठीक है, ई साक्ष्य ऐप, और भी अलग अलग नाम है। क्यों? क्योंकि अभी न्यू क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो पास हुआ था, नया कानून जो है, क्रिमिनल लॉज 3 थे ना, 3 क्रिमिनल लॉज पास हुए थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए 3-4 ऐप लॉन्च हुआ था। तो ये बताइए कि ये जो तीनों नया कानून है वो कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से, डेट ध्यान में रखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून आपका इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। इसके माध्यम से सजा देने वाला पूरा देश का पहला जिला सारण बना, ये तो आपके पेपर में भी आया था हिंदुस्तान में कि सारण बना है देश का पहला जिला जो नए कानून के माध्यम से, क्योंकि ये वाला कानून हम देखे थे अभी मुजफ्फरपुर में, आपका ये इशू हुआ था जो कोलकाता में हुआ था, सेम चीज़ आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो बता रहे थे कि हम लोग न्यू कानून के जरिए ही ये चीज़ करें, उसमें सज़ा का प्रावधान बहुत स्ट्रिक्ट है ना, रेप वगैरह विक्टिम के लिए बहुत सज़ा का मतलब बहुत ज़्यादा ही कठोर है। उससे तो कठोर बना दी ममता दीदी। क्या बनाई है वो? अपराधी कानून अच्छा उससे भी हार्ड बना दी। अच्छा, उससे भी हार्ड बना दी। नहीं, उनका तो हमको ये समझ में नहीं आता कि आपके यहाँ हुआ इंसिडेंट, आप मिनिस्टर है और आप ही प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ? रोड पे आप अपने समर्थक लेके आप ही और बोल रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, तो अरे सारा संविधान आपको दे दिए, सारा व्यवस्था आपको दे दिए, पैसा हम लोग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर लड़ाई हम ही से आके कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको ने सेंटर से उनका लड़ाई था, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लोग फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं, कुछ उनका समझ में नहीं आता कि करना क्या चाह रही है। हाँ, ये मीम्स है, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती नहीं।
कल कोई बोल रहे थे कि इसमें डेट इम्पॉर्टेंट है, इसका जनधन योजना वाला कोई बता रहे थे ना कि सर डेट, हाँ, तो अगर हम सोचे कि कोई अगर बोल दिए हैं तो होता है कि बोला हुआ बात कभी कभी हो जाता है, ठीक है। कि अगर कोई बोले क्लास में हम उसको मना कर दे और कहीं आ जाए तो रिस्क नहीं लेना है। बस ध्यान रखिए कि 28 अगस्त 2014 को पास हुआ था और 28 अगस्त 2024 को उसका 10 साल पूरा हुआ है, ठीक है। तो एक डेट आप याद रखिएगा, अगर बोल दिए तो उसको कराना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जो चीज़ें हंसी मजाक में जो होती है वही चीज़ें ज़्यादा आती है, जो चीज़ें आदमी लाइट में लेता है ना वो चीज़ें आ जाता है। 28 अगस्त फेल से पहले ये लिखेंगे गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, दोनों को मर्ज कर दिया गया, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास और तिमोर, तमोर TAMOR, तमोर, तमोर पिंगला। कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़। दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के बाद इट विल बी कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, देश का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। क्या बोले हैं? थर्ड बोले हैं, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा देश का मर्ज करने के बाद। अच्छा, एक चीज़, ये हरियाणा में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले वहाँ की सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्रॉप पे देंगे, हर एक क्रॉप। ऐसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका MSP है कुछ ही प्रोडक्ट को मिलता है। कितना प्रोडक्ट को मिलता है? 21 क्या 22 को मिलता है। गन्ना के लिए FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो अलग है, MSP से अलग है, ठीक है, वो अलग है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना डिसाइड करती है, वो चीज़ अलग है। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि हम लोग सभी क्रॉप पे MSP देंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से हरियाणा न्यूज़ में मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा सरकार ने सभी प्रोडक्ट के लिए अलाउ किया है, ठीक है। अच्छा, कवच नाम सुने हैं ना? कवच कहाँ सुने हैं? एक्सरसाइज है, ट्रेन एक्सीडेंट, यानी ट्रेन में प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। बार बार अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हर जगह ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। हो सकता है इस बार मेंस में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिले कहीं ना कहीं कि ट्रेन हादसा को कैसे रोका जाए और इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही। तो कवच तो है हमारे पास, वो पहले ही ट्रेन कोलिजन को रोक देता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो जो कवच है हम लोग सभी ट्रेन में अभी तक लगाए नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ट्रेन में लगा हुआ है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अच्छा है। हाँ, तो उसके ऊपर बात चल रहा है कि उसको हर एक ट्रेन में लगाया जाए ताकि ट्रेन कोलिजन जो है उससे रोका जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं ना। ट्रेन ही एक साधन है जिसमें हम लोग सफ़र कर सकते हैं। एक लिखेंगे नल गंगा, नल गंगा, वैन गंगा, नल गंगा, वैन गंगा। नल गंगा और वैन गंगा, ये महाराष्ट्र में है, आपका महाराष्ट्र में है। उधर गंगा क्या करेगी, ठीक है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, छोटा छोटा रिवर है, दोनों को रिवर का बात कर रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों को, आपका जैसे इधर है ना नर्मदा, ये कौन सा रिवर इंटरलिंकिंग, कोसी का जो बात है, वैसे ही इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है, दो रिवर को जोड़ना। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ इंडिया में बहुत पानी है, साउथ इंडिया में भेजने के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, संभव नहीं है इतना कर पाना, इसलिए बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी डिलेड है। अच्छा, फॉर्ब्स के लिस्ट में अभी एक आया था कि फॉर्ब्स के लिस्ट में बिलियनियर का जो लिस्ट आया उसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन है? अडानी नहीं, अभी रिसेंट का इंडिया से होंगे, इंडिया से होंगे। फर्स्ट पे तो इंडिया से नहीं आते हैं कभी, वो हमेशा अमेरिका के ही रहते हैं, फर्स्ट पे कभी नहीं आते। हाँ, तो फर्स्ट पे कौन से है? एलन मस्क, हाँ, रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क अभी रह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन। इससे भी कोई और अलग
किससे? एलन मस्क 2 नंबर पे। नहीं, अभी फॉर्ब्स का हम अगस्त का बता रहे हैं, अभी अगर हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन अगस्त में जो फॉर्ब्स का लिस्ट आया था उसमें एलन मस्क का हम देखे भी थे कि फर्स्ट नंबर पे $247 कुछ है, अभी सेकंड पे हो गया। 96 अच्छा, फर्स्ट पे कौन थे? अमेजन के जेफ बेजोस? दूसरा कोई था। अच्छा, फर्स्ट पे कौन थे फिर? नया आया होगा, हो सकता है नया, बट ये जब आया था उस समय, लेकिन ये रैंकिंग बदलते रहता है, रैंकिंग ये चेंज होते रहता है, इस वजह से एग्जाम में पूछता भी नहीं। हाँ, अलग अलग डेटा भी अलग अलग बहुत सारे साइट पे देते, लेकिन फॉर्ब्स के ओरिजिनल साइट पे जब भी चेक करिएगा, जैसे अभी भी आप गूगल करिएगा ना, तो फॉर्ब्स पे रिसेंट में एट प्रेजेंट क्या हो रहा है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो डॉलर का खेल है, हर मिनट चेंज होते रहता है, ठीक है।